यहाँ गड़बड़ करोगे देखो जबरदस्ती में नंबर कटेंगे, और h एक ऐसा डायमेंशन है जो आपको याद भी हो तो चलेगा, है ना, नहीं तो निकालना है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, उसको EV नॉट से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो k max बराबर EV। इंटेंसिटी बढ़ने से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग है पर सेकंड पर यूनिट एरिया वो बढ़ गए, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया बढ़ गए तो क्या होगा। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और उसके अंदर डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस की बात चल रही है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है, मतलब ये डुअल नेचर है बेसिकली। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो आइए देखते हैं इस वाले चैप्टर में क्या है। बहुत इजी सा एक चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में, और साथ में हम लोगों को पता करना होता है कि कैसे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस जो है उसने पार्टिकल नेचर को और वेव नेचर को कनेक्ट किया। ठीक है, तो आइए जल्दी से इस वाले चैप्टर को रिवाइज करते हैं। फ्री मार्क्स होते हैं इस वाले चैप्टर में अगर हम लोग ढंग से इस वाले चैप्टर को पढ़ के चले जाएं। तो सबसे पहले अगर क्वांटम थ्योरी की बात की जाए तो उसके अंदर फोटोन को डिफाइन किया गया, जिसके अंदर बताया कि फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसकी एनर्जी जो होती है वो E इक्वल्स टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा के बराबर होती है। एच की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल सेकंड, है ना। तो आप लोग एच की यूनिट एंड डायमेंशन तरीके से देखकर जाएंगे, ये आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ गड़बड़ करोगे देखो जबरदस्ती में नंबर कटेंगे, और एच एक ऐसा डायमेंशन है जो आपको याद भी हो तो चलेगा, है ना, नहीं तो निकालना है। चार्ज फोटोन के ऊपर जीरो होता है, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। रेस्ट मास इसका जीरो होता है। ये कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है, ये बंडल ऑफ एनर्जी है। मूविंग फोटोन का ही आप लोगों को क्या मिलता है, मास मिलता है। इफेक्टिव मास अगर लिखें तो इसको E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से लिखा जाता है। तो m की वैल्यू E बाई सी स्क्वायर आती है। E की वैल्यू एच न्यू पुट कर दें या फिर एच सी बाई लैम्डा पुट कर दें, तो अलग अलग फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। फोटोन के पास में मोमेंटम होता है जिसकी वैल्यू h बाई लैम्डा या एच न्यू बाई सी या फिर सिंपली E बाई सी होती है। तो सारे फॉर्मूलेस को कंसाइज करके एक जगह पर लिख के आपको दे दिया गया है, तो आप इसको एक बार चेक कर लें। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को उस मेटल से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने अगर मान लीजिए लाइट से किसी मेटल की सरफेस को इरिडिएट किया है, तो इन दैट केस क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए आएगी, और वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट मिनिमम एनर्जी इज द वर्क फंक्शन। अब अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दे दी तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर लेकर आ जाता है। ऑल्दो अगर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो ऐसे में आपका इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और वापस खिंच जाता है। ठीक है, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की ही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रहे। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो एच न्यू नॉट वैल्यू होगी या एच सी बाई लैम्डा नॉट होगी, जिसमें न्यू नॉट जो है ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, और जो लैम्डा नॉट है ये आपकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है ना, सिंपल सिंपल लॉजिकल बातें। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहां से आती है। तो अगर हम लोग पूरी की पूरी इक्वेशन लिखे, मान लो E इक्वल्स टू 5 प्लस के मैक्स, है ना, तो इसमें के मैक्स जो है ना इसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल से डिफाइन कर सकते हैं। इसकी वैल्यू को हम लोग EV नॉट भी बोलते हैं। EV नॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट इज दैट पोटेंशियल जिस पर फास्टेस्ट मूविंग जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, वो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए। तो उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया होगा, V नॉट, और उसको E से मल्टीप्लाई कर दो Q इंटू वी, तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसको EV नॉट से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो K मैक्स बराबर EV। ये कुछ मेटल्स के आपको वर्क फंक्शन वगैरह की जो वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइंस्टीन की जो इक्वेशन थी हम सभी लोग जानते हैं। आइंस्टीन ने क्या कहा था, अल्कलाई मेटल्स कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। ये क्वालिटी है, ये एनसीईआरटी की लाइन है जो यहाँ पर लिखी हुई है। मैक्सिमम जो आपके सब्सटेंसेज हैं, मेटल्स हैं, उनमें यूवी लाइट लगती है, पर जो अल्कलाई मेटल्स होते हैं ये विजिबल लाइट से भी आपकी क्या कर देते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा देते हैं। ऑल्दो प्रोफाउंड इफेक्ट जो है वो नजर नहीं आता, पर हाँ विजिबल लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। उतनी कम वेवलेंथ से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, और कम करोगे तो और अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक होगा, है ना। मतलब विजिबल लाइट की तो लार्ज वेवलेंथ है, हमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए। तो अगर अपन यूवी की तरफ जाते हैं तो अपनी एनर्जी बढ़ती रहती है, एनर्जी बढ़ाते रहो तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी और वेवलेंथ होगी कम, ये वाली बात ध्यान रखें। तो अल्कलाई मेटल्स के बारे में बात हो गई। वर्क फंक्शन की वैल्यू हमें पता है, आइंस्टीन की इक्वेशन अब हम लोग जानते हैं। अगर के मैक्स लिखनी है तो जो टोटल एनर्जी है उसमें से वर्क फंक्शन घटा दीजिए,
तो आपके पास में आइंस्टीन की जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो बाहर आ रहा है, आइंस्टीन की एनर्जी बोल दी मैंने, है ना। तो के मैक्स की वैल्यू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाती है, या एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जहां से बहुत तरह तरह के एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे तरह तरह के जितने एक्सप्रेशन बन सकते हैं सारे यहाँ पर मैंने लिखवा दिए हैं आपके लिए। ठीक है ना। हाँ चलो, तो ईवी नॉट की वैल्यू आपको पता लग गई। यहां से आपने काइनेटिक एनर्जी को या तो हाफ एम वी स्क्वायर लिख लेना है, जो आप लोग कई मैक्स खेल रहे हो, इसको या तो क्या लिख लो, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, या फिर आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको ईवी नॉट भी लिख सकते हैं। खत्म। अब जहां जहां पर के मैक्स लिखा है वहां वहां पर ये वैल्यूज को पुट करो और आंसर निकालते रहो, है ना। फोटोन की एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू जो लिखते हैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 12400 अपॉन लैम्डा आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आता है, और जो लैम्डा है वो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में होती है। लैम्डा किस में होती है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये एंगस्ट्रॉम यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम नीचे लिखा जाएगा। वर्क फंक्शन अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें तो लैम्डा नॉट से लिखा जाएगा वो, है ना, एच सी बाई लैम्डा नॉट, उसी वाली स्टाइल में। ठीक है, ग्राफ अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, अगर वाई एक्सिस पे करंट और अप्लाइड वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है, जिसमें इस वाले करंट को हम लोग सैचुरेशन करंट बोलते हैं, क्योंकि फिर आप कितनी भी लाइट डालो इस बात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना भाई। ये आपका वी नॉट जो है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके ऊपर आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाए, ठीक है, और जीरो करंट आप लोगों को मिलना शुरू हो जाए। इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आप लोग देख सकते हैं नेगेटिव एक्स के अंदर बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से करंट और इंटेंसिटी का एक रिलेशन यहां पर बना हुआ है। इंटेंसिटी और करंट आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने एकदम वो वाला फोटोन गिराया है जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी कि एक लायक फोटोन गिराया है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से वेवलेंथ कम है, तो इन दैट केस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइट है अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, अब उसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई है जो लायक लाइट है। तो लायक लाइट की अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो उसकी लायकता बढ़ गई क्या, नहीं, लायकता तो सेम है पर लायक है, ये बात मैं जानता हूं। इंटेंसिटी बढ़ने से जो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग है पर सेकंड पर यूनिट एरिया वो बढ़ गए, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया बढ़ गए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल सकते हैं, इसीलिए करंट भी बढ़ जाता है। ठीक है, इस करंट को हम लोग फोटो करंट बोलते हैं, ये वाली बात ध्यान रहे, है ना। ये वही सैचुरेशन करंट का जो ग्राफ हम लोग क्लास के अंदर भी बनाते हैं, अगर तीन तरह के मैं तुम्हें इंटेंसिटी दूं तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज्यादा करंट पहले केस में है, इसका मतलब यहाँ इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, यहाँ उससे कम है और यहाँ सबसे कम है। ठीक है, इस केस में तीनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल को सेम लिया गया है। एक ग्राफ में हमने अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल पर सैचुरेशन करंट सेम लिया था, उस वाले ग्राफ को भी एक बार देख लेना। तो वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। Magnitude of saturation current depends on the intensity of light. Higher the intensity, larger is the saturation current. ठीक है, फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ यहाँ बना हुआ है, वही वाला ग्राफ जो अभी मैं बोल रहा था कि अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल पे सैचुरेशन करंट देखने को मिल रहा है। साफ पता लग रहा है कि ये सबसे बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर ये बीच का, और ये सबसे छोटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कई बार रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोल दिया जाता है। ठीक है, maximum kinetic energy of the emitted electrons depends on the frequency of incident light and nature of the metal plate, है ना। maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of the intensity of light। तो कई लोगों को लगता है kinetic energy ज्यादा हो जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। सो द सैचुरेशन फोटोकरेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, सैचुरेशन करंट, इंटेंसिटी अब बढ़ाते भी जाओगे तो सैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिख रही है, यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही है। ठीक है, तो अगर अपन ऐसे इक्वेशन लिखते हैं ना तो क्या लिखते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस ईवी नॉट। तो यहां से देख ईवी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एच न्यू माइनस 5। तो यहां से देखो वी नॉट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, एच बाई ई इंटू न्यू माइनस 5 बाई ई, ये वैल्यू आती है। और आपको ग्राफ किस में बनाना है, देखो वी नॉट और फ्रीक्वेंसी में। तो अगर वी नॉट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो स्लोप कितनी आ गई, एच बाई ई। ठीक है, और इंटरसेप्ट कैसा आ गया, 5 बाई ई, नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो इसीलिए वाला जो ग्राफ है ये आपको नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है एच बाई ई, और जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। 5 बाई ई में ई क्योंकि फिक्स है तो जिसका 5 बड़ा होगा वो ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा, पर ये सारी की सारी लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी।
तो आप देख सकते हैं कि सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर अगर इस तरह से जमाए तो इस तरह से आता है। ये वाली बातें ध्यान रखें, ठीक है। ये सब ग्राफ आपने क्लास में बनाए हुआ है। चार्ज ऑफ अ फोटोन इज 0, सो इट कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पहले भी बताया, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 है। अच्छा, ये तो इक्वेशन ही पहले ही बता दी मैंने, रिपीट हो गई। डी ब्रॉय हाइपोथेसिस की बात करते हैं। स्लाइड को डिलीट कर देता हूं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, और उसके अंदर डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस की बात चल रही है। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है, मतलब ये डुअल नेचर है बेसिकली। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? डुअल नेचर की। और डुअल नेचर को कनेक्ट करने वाले कौन थे बेटा? लुई विक्टर डी ब्रॉय, ठीक है। तो डी ब्रॉय ने वेवलेंथ दी और बोला कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, या एच अपॉन एम वी होता है। रियल में एच बाय पी की बात की थी, पर ठीक है चलो एच अपॉन एम वी कर लेते हैं, है ना भाई। तो एच अपॉन एम वी जो है ये आपका रिलेशन था। इसके अंदर आपकी वेवलेंथ और पार्टिकल नेचर से मोमेंटम दोनों डिफाइन हो जाते हैं। डी ब्रॉय की वेवलेंथ अगर लिखें तो इस मोमेंटम को हम लोग अंडर रूट 2m के ही भी बोल सकते हैं, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? Q इंटू वी। तो ये सारे एक्सप्रेशन जो है ना, जहां जहां मोमेंटम लिखा है वहां पर ये वाले एक्सप्रेशन भी पुट हो जाएंगे, करेक्ट है ना। थर्मल होगा तो उसके हिसाब से 3/2 kT वाली वैल्यू भी काम में ले सकते हैं, है ना भाई। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ से पुट करके अलग अलग एक्सप्रेशन वेवलेंथ के निकाले जा सकते हैं। तो इफ अ पार्टिकल हैविंग चार्ज q स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल। अच्छा, ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है ये वहीं से आया है। तो डी ब्रॉय के हाइपोथेसिस में इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है, अगर मैं मास वास सब डाल दूं और पोटेंशियल पे डिपेंडेंसी निकालने की कोशिश करूं, तो इन दैट केस 12.27 अपॉन रूट वी आता है। ये रूट 150 अपॉन वी होता है। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इस बात को सब लोग ध्यान रखें, ये वेलोसिटी वाला वी नहीं है। वी यहाँ पर क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है भाई। हाँ, ऐसे ही इसी चीज को प्रोटॉन के लिए निकालते हैं तो 0.286 अपॉन रूट वी आता है। ड्यूट्रॉन के लिए अगर निकालते हैं 2h1 तो ये 0.202 अपॉन रूट वी आता है, ठीक है। इसके बाद में अगर अल्फा पार्टिकल के लिए निकालते हैं तो 0.101 अपॉन रूट वी आता है। ये ई लिख दिया है, वी आएगा, है ना भाई। न्यूट्रॉन के लिए निकालते हैं तो 0.286 अपॉन रूट ई, यानी कि जितना प्रोटॉन के लिए था उतना ही यहाँ पर इसके लिए आ जाता है। यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन के चार्ज नहीं होता। तो क्यूबी वाले एक्सप्रेशन से हम लोग ना लिख के एनर्जी वाले एक्सप्रेशन से लिखने की कोशिश करते हैं। ये वाली बात ध्यान रहे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी से लिखा गया, ये बात ध्यान रहे, ठीक है भाई। चलो, तो ये डी ब्रॉय का जो हाइपोथेसिस है उसी के हिसाब से हम लोग ये बात बोलते हैं कि भाई nth ऑर्बिट के अंदर n कंप्लीट डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है तो 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा आता है। और यहीं से हमने ये वाली चीज प्रूव की थी कि जैसे स्टैंडिंग वेव के अंदर हम लोगों ने लूप बनाए थे, याद करो। बस वही लूप की जो कहानी है ना, वो यहीं से हम लोगों ने प्रूव की थी, ठीक है। इसको अगर मैं लूप्स को कंप्लीट करूंगा तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा मेरे पास, करेक्ट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? टोटल लेंथ होगी 2πr और ये n लैम्डा के बराबर होगा। और लैम्डा की वैल्यू आप लोग क्या पुट कर दो? h अपॉन एम वी। एम वी को ऊपर उछाल दो तो आपके पास आ जाएगा एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π, जो बोर मॉडल के साथ में मैच करता है जो अपन ने एटॉमिक के अंदर पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज निकल के आती है। वेवलेंथ वगैरह आप लोग चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट पुट होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z वाला, ये वाली बात भी आपको ध्यान रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो डुअल नेचर वाला जो पार्ट है आपका वो, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला पार्ट है यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अगली क्लास के अंदर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, सायोनारा एंड जय हिंद।